हेलो दोस्तों, नमस्कार। 31 जुलाई 1940 जब सरदार उधम सिंह को फांसी दिया गया, उसी का पुण्यतिथि हम लोग मना रहे थे। कल की बात है, आज हम लेट हो गए। हम वीडियो बना रहे हैं आप लोग को इस चीज़ को बताने के लिए कि बहुत बार जो उधम सिंह ने जो गोली मारा, ये कैक्सटन हॉल में किसको मारा, ये रेजिनाल्ड डायर को मारा या फिर माइकल फ्रांसिस ओडायर को मारा। और ये माइकल फ्रांसिस ओडायर पंजाब के गवर्नर थे, कर्नल थे, क्या थे, इसमें बच्चे को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो उसी को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस प्रयास में जो भी हो आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, गांधी जी का जो रॉलेट सत्याग्रह है वो कब हुआ, उसके बाद रेजिनाल्ड डायर कौन था, उधम सिंह ने माइकल फ्रांसिस ओडायर को क्यों गोली मारा, तो ये सारा चीज है। और इसको फांसी 31 जुलाई 1940 को दिया जाता है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं थोड़ा सा उधम सिंह के बारे में। चलिए, उधम सिंह कौन थे, तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो 31 जुलाई 1940 को जो फांसी दिया गया आपका पैटर्न विलेज जेल में, तो ये फांसी क्यों दिया गया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये कौन से काम किए थे जिसकी वजह से इसको फांसी दिया गया। तो आप लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उस हत्याकांड के समय जो ये आपका पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था माइकल फ्रांसिस ओडायर, और उसी का हत्या ये 13 मार्च 1940 को लंदन में कैक्सटन हॉल में किए थे, और उसी के वजह से उसको 31 जुलाई 1940 को पैटर्न विलेज जेल में फांसी दिया गया था। तो इसके बारे में ये सारा इसी वजह से ये कल जो है ये चर्चा में रहा ये मैटर। इस मैटर में ऐसा कि ये उधम सिंह के बारे में कल आप लोग सुने, पे बहुत न्यूज में भी था, पेपर में भी आया था, तो हम सोचे थोड़ा इसके बारे में आप लोग को बता देते हैं। अब देखिए हुआ क्या ये देखिए, आपको आप अभी बोले हैं कि यही पे कैक्सटन हॉल में जाकर के गोली मारे थे, किसको, माइकल फ्रांसिस ओडायर को। वो पंजाब के क्या थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और ये वहां पे मारने का उद्देश्य इसका उधम सिंह का ये था, क्योंकि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो एक बहुत बड़ा भीड़ था, समूह था, और समूह में जो है गोली चलवाए थे। ठीक है, आपका रेजिनाल्ड डायर के द्वारा, जिसको आर्ट डायर कहते हैं आप लोग। ठीक है, तो वो भी यही चाहते थे, उधम सिंह भी वही चाहते थे कि कुछ ऐसा मौका हो जिस मौका में बहुत बड़ा भीड़ हो और उस भीड़ में जाके हम गोली मार करके बदला लें। तो गोली मारना था। ये जो जिसका अभी आर्ट डायर की बात कर रहे हैं, आर्ट डायर की मृत्यु 1927 को ही हो गया था। ठीक है, तो वो उसको तो मार नहीं पाए, मारे किसको, मारे ये आप माइकल ओडायर को, मारे फ्रांसिस ओडायर को। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये कौन थे, उधम सिंह का क्या क्या जन्म रहा, क्या रहा। तो सुनिए, उधम सिंह जो है, उधम सिंह का जन्म कब होता है, उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले में सुनामा गांव में होता है। ये लोग दो भाई थे। इसकी मां की मृत्यु इसके जन्म के तुरंत ही बाद हो गया था। 1901 में उसकी मां की मृत्यु हो जाती है, और 1907 में उसके पिता के भी मृत्यु हो जाता है, और दोनों भाई अनाथ हो जाता है। अनाथ होने के बाद अमृतसर में जाके ये लोग अनाथालय में रहते हैं, और वहीं पे पढ़ते लिखते हैं और बड़ा होते हैं। और इसी बड़ा होते होते जब आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 का जब घटना हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उस समय बहुत ही कम उम्र के थे, और उस समय में यहाँ पे जो है सरदार उधम सिंह पानी पिलाने का काम करते थे। जब आर्ट डायर अपना सेना को, अपने पुलिस को लेकर के वहां पे गए और गली को बंद कर दिए तोप से, और चारों बगल से पुलिस के द्वारा, यानी ब्रिटिश सेना, अंग्रेज सेना के द्वारा चारों बगल से घेर लिया गया और निहत्थों पर गोली चलाया गया। और वो दिन कौन सा था, 13 अप्रैल बैसाखी पूर्णिमा का दिन था। बैसाखी पूर्णिमा को जानते हैं आप लोग, 1699 को गुरु गोविंद सिंह जो है, इसका 1699 की बात है, आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं इसके बारे में। 1699 में जो है, ये जो गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ का स्थापना करता है। कौन सा पंथ, खालसा पंथ का स्थापना किए थे। ठीक है, ये बैसाखी पूर्णिमा के दिन, और पंजाब में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसी वजह से वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। अभी बताते हैं वो वहां पे क्या घटना हुआ था, कब मार्शल लॉ लगाया गया था। फिर हंसराज 12 तारीख को, यानी 12 अप्रैल को वहां पे 13 अप्रैल के दिन के लिए एक टाइम बनाए थे कि सबको वहां पे जो है सरफुद्दीन किचलू और सत्यपाल का जो गिरफ्तारी हुआ था उसका विरोध करने के लिए। तो बैसाखी पूर्णिमा के दिन चुना गया था, क्योंकि पंजाब में आपको पता है कि खालसा पंथ ये आपका ये जो पूर्णिमा के दिन जो था, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, इसी वजह से वो दिन रखा गया था। तो ये सारा चीज बताएंगे। तो अब हमको ये बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, इस कांड के पीछे क्या कनेक्शन है, क्या
ऐसा इस परिस्थिति हो गया था या क्या चीज हुआ था कि ये जो है अंग्रेज खुशी से गोली चलाए थे या कोई मजबूरी में चलाए थे या कोई भारतीयों का कोई गलती था, तो इसी के बारे में अभी आपको हम बताना चाह रहे हैं कि क्या हुआ था। तो थोड़ा सा हम लोग इसके पृष्ठभूमि को यानी थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं कि हुआ क्या था उस टाइम, भारत में क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गया था, क्रांतिकारी आंदोलन या फिर नरमपंथी गरमपंथी का क्या स्थिति बना था कि ये घटना हुआ। तो सुनिए, 1905 में आप लोग को अच्छा से पता होगा, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। जब बंगाल का विभाजन क्यों हुआ था? ये जो राष्ट्रवादी आंदोलन बढ़ रहा था, जब राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रहा था, तो इसी को कम करने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, ये पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल क्यों किया था? तो सिंपल सी बात में अब जो बोले हैं बस उतना ही याद रखना है। मगर अंग्रेज का कंसर्न, अंग्रेज का जो है मानना कुछ और था। अंग्रेज जो है इसके बारे में कुछ और बता रहे थे भारतीयों को। अंग्रेज का कहना यह था कि ये दोनों दूर हो जा रहा है, जैसे प्रशासनिक दृष्टि से प्रशासन करना थोड़ा सा मजबूत मतलब थोड़ा सा कठिनाई होता है। इसी वजह से हमने पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल को अलग कर दिए। और आप लोग और एक चीज जानते हैं कि कोई भी जब आप 1800 से ये अगर चलिएगा तो देखिएगा कि जितना भी क्रांतिकारी अगर अधिक चीज हुआ है तो बंगाल में पहले हुआ है, बाद में जाके, क्योंकि बंगाल में ही अंग्रेज वहां पे बसे थे। ज्यादातर अंग्रेज का जो है रहना सहना आपको पता है। सबसे पहले कोठी भी वहीं खोला, कोठी तो पहले मद्रास में खोला था, बट वहां पे ज्यादा, क्योंकि बंगाल वाला जो एरिया है बहुत संपन्न एरिया है, वहां से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता था। रेवेन्यू मतलब कहने का मतलब है, आप जानते हैं कि वो जो है गंगा का मैदान पड़ता है, गंगा के मैदान वाला एरिया में बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। अब जहाँ पे ज्यादा उपजाऊ होगा वहीं से ज्यादा किसान जो है रेवेन्यू देगा। ठीक है, तो राजस्व की प्राप्ति वहां पे अधिक होने की वजह से अंग्रेज का उधर ज्यादा गतिविधि था। तो चलिए ये बात को समझ गए। जब ये बंगाल विभाजन वहां पे हुआ तो बंगाल विभाजन को दबा दिया गया। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन बहुत पुरजोर तरीके से हुआ क्या, वहां पे नरम दल और गरम दल दो खेमे में बट गए। नरम दल का मानना क्या था कि ये जो है विरोध जो है, बंगाल का अगर विभाजन किया गया है तो ये आंदोलन बंगाल तक ही सीमित रहना चाहिए। और गरम दल का क्या मानना था कि नहीं, ये विरोध सिर्फ बंगाल तक नहीं रहना चाहिए, ये विरोध पूरा इंडिया में होना चाहिए। और ऐसा बहिष्कार होना चाहिए कि अंग्रेज का ऐसा बाइकआउट करो कि अंग्रेज जो है अपना होश ठिकाना पे आ जाए। ठीक है, नरम दल और गरम दल में हो गया थोड़ा सा यहाँ पे अलग चीजें। अब जब आंदोलन को दबा दिया गया 1908 में, 1908 तक आंदोलन को दबा दिया गया। 1908 में जब आंदोलन दबा दिया गया तो बहुत से क्रांतिकारी लोग थे, क्रांतिकारी लोग उभर के आए कि जब आप कोई भी आदमी कोई आंदोलन कर रहा है उसको अचानक दबा दिया जाए, कोई सपोर्ट ना मिले, तो वो क्रांतिकारी कहाँ जाएंगे? तो क्रांतिकारी क्या गुप्त रूप से, या क्रांतिकारी जो है अकेले के सपोर्ट से कहीं पे बम का कांड हो या कहीं पे चाकू हो या किसी को मान, यानी कहीं पे भी अगर किसी में अगर राष्ट्रीयता की भावना आगे ऊपर आता है तो वो उसको कहीं ना कहीं प्रदर्शित जरूर करेगा या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गतिविधि जरूर करेगा। तो बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे हुए, जैसे खुदीराम बोस, आप लोग जानते हैं 3 फुट की हत्या कर दिया 1908 में। वैसे ही राज बिहारी बोस, वो जो है 1912 में बम फेंक दिया हार्डिंग पे। ठीक है, तो क्रांतिकारी गतिविधि ऊपर आया। ठीक है, क्रांतिकारी लोग ऊपर आए। फिर 1908 में बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल भेज दिया गया 1906 तक के लिए। ठीक है, तो यहां तक सुनिए। अब यहां तक हम बंगाल विभाजन के बारे में बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बंगाल विभाजन के बारे में। ये देखिए, स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार हुआ 1906 में। स्वदेशी आंदोलन जो है, और ये जो है बहिष्कार आंदोलन कब 1908 में समाप्त कर दिया गया। समाप्त करके मांडले जेल भेज दिया गया। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का चैप्टर क्लोज कर दिया ये लोग मांडले जेल भेज करके। 1909 में मार्लियामेंटो सुधार आता है। देखिए, मार्लियामेंटो सुधार आता है 1909 में, किसको खुश करने के लिए? मतलब नरम दल वाले को खुश करने के लिए 1909 में मार्लियामेंटो सुधार आता है। और नरम दल वाले को कहता है कि आपको जो है सुधार चाहिए, संवैधानिक विकास चाहिए, हम देखिए सुधार कर रहे हैं, हम आपको सब जगह हिस्सा दे रहे हैं। तो ये सारा चीज आप लोग जब भारत शासन अधिनियम या 1919 को मार्लियामेंटो सुधार पढ़िएगा तो उस टाइम आप लोग को पता होगा। चलिए ये हो गया। फिर देखिए 1908 की घटना है। खुदीराम बोस 1908 में जो है 30 अप्रैल 1908 को किंग्स फोर्ट पर हत्या करता है। साथ में इसके थे प्रफुल्ल चाकी, और 11 अगस्त 1908 को इसको भी फांसी दे दिया जाता है। जितने भी क्रांतिकारी थे सब साइड हो गए, अलग अलग दूर, तो सब कोई दूर हो गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 1909 का सुधार, ये आप देखिए कि इस पर बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, इसके राज बिहारी बोस के द्वारा। 1912 की घटना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए गदर आंदोलन, लाला हरदयाल का नाम सुने होइएगा। इस संगठन से भी हमारा उधम सिंह जुड़े हुए थे। जब उधम सिंह 1900 जब ये सारा बात हो गया तो ये इस संगठन से भी जुड़े थे। उधम सिंह कई देश में गए और वो प्रवासी मजदूर भी माने जाते थे कि ये प्रवासी मजदूर है। वो कनाडा में रहे, रसिया में रहे, इंग्लैंड में रहे, जर्मनी में रहे, कई जगह रहे। तो इस क्रांतिकारी संगठन से भी, इससे भी जुड़े रहे। और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इसका लाला हरदयाल थे, इसके संस्थापक थे। ठीक है,
ये 1913 में ये पार्टी का गठन हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में जो है यहाँ पे जो है ये सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय था। चलिए ये बात समझ गए। देखिए इसको सिर्फ पृष्ठभूमि को समझते जाइएगा कि हुआ क्या वहां उस टाइम, ठीक है। गदर आंदोलन के बारे में बता दी। अब आइए वर्ल्ड वार, यहीं से थोड़ा कहानी शुरू होता है। ये तो समझ गए कि क्या हुआ था, क्रांतिकारी गतिविधि कैसे आगे बढ़ा। अब देखिए 1914 में 28 जुलाई 1914 को विश्व युद्ध शुरू होता है। अब जब वैसे विश्व युद्ध जब शुरू होता है तो आप लोग एक चीज जान लीजिए, जब कोई भी देश अगर युद्ध लड़ता है तो उस देश में उस देश का जो कोई भी राजद्रोह कानून हो या फिर कोई भी राजद्रोह कोई ना करे तो एक कानून लाया जाता है, ठीक है। जैसे 1915 में एक कानून लाया गया कि कोई भी अभी, क्योंकि अंग्रेज सरकार जो भी था वो युद्ध में बिजी था और अगर यहाँ पे अगर इस तरह का कोई गतिविधि करता है, राजद्रोह करता है तो उसके लिए थोड़ा सा ये दबाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो एक कानून लाया जिसको कहते हैं भारत सुरक्षा अधिनियम। कब लाया? 1915 में लाया। एकदम आराम से समझते चलिएगा, बात आराम से समझ में आएगा आपको। 1915 में क्या किया? 1915 में एक अधिनियम लाया। देखिए सब कहानी यहीं से शुरू होता है, सारा कहानी यहीं से शुरू है। 1915 में जो है देखिए ये हुआ क्या, 1915 में जो है 1915 में एक कानून लेके आया। कौन? अंग्रेज लेके आया, एक कानून ले आया। और क्यों लाया तो आपको बता दिए। 28 जुलाई 1914 को पहला वर्ल्ड वार शुरू हुआ और इस वर्ल्ड वार में पूरा अंग्रेज जो है दो धुरी में बढ़ गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में, ठीक है। तो इस वर्ल्ड वार में जीतने के लिए अंग्रेज ने क्या किया, भारत से पूरी सहायता भी लिया। बहुत सारे सैनिक, भारतीय सैनिक भी लेके गए विदेश। और ये चाह रहे थे कि यहाँ पे जो है कोई भी भारत में कोई भी आंतरिक विद्रोह नहीं हो या भी कोई भी क्रांतिकारी संगठन एकजुट होकर के यहाँ पे कोई राजद्रोह ना कर दे। तो इसी वजह से एक कानून लाया गया जिस कानून को क्या कहते हैं, भारत सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। भारत सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। ये कब आया? 1915 में आया। ये बात समझ जाइए, ठीक है। 1915 में। और ये युद्ध कब तक चला? 1918 तक चला, ठीक है। अब देखिए 1915 में ये कानून आया और 1915 तक जितने भी क्रांतिकारी थे सबको दबा भी दिया गया। 1915 में ही आपको बताए थे 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ था और वो 6 साल के लिए जेल हुआ था। अगर 8 में गए थे, 8 और 6 कितना होता है? 14 होता है। तो वो 14 में छूट गए थे। तब 1915 का क्या है, 1914 में वर्ल्ड वार शुरू हुआ और 1914 में वो छूट के आ गए थे। 1916 में जो है होम रूल लीग का स्थापना होता है। अब होम रूल लीग क्या होता है इसको जानिए। होम रूल लीग क्या है इसको भी थोड़ा जान लीजिए कि होम रूल लीग किसे कहते हैं। देखिए आपको बोले ना, ये आया था भारत रक्षा अधिनियम आपका 1915 में। होम रूल लीग का स्थापना होता है कब? ये होता है आपका 1916 में। एनी बेसेंट जो आयरलैंड की लेडी थी, ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है, ठीक है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों मिलकर के होम रूल लीग का क्या किया, प्रारंभ किया। जब होम रूल लीग का स्थापना किया तो बाल गंगाधर तिलक जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, बराड़ वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में ये जो है इसके नेतृत्व में काम किया। किसके? इसके काम में, ठीक है। ये अप्रैल में शुरू हुआ वो वाला, इसका अप्रैल में, ये अप्रैल की बात है। और ये वाला शेष भारत ये एनी बेसेंट की थी, ठीक है। तो ये 1916 में ये लोग काम शुरू किया, स्वदेशी आंदोलन। फिर 1917 में जो है, अब देखिए 1916 में ये लोग अपना होम रूल लीग प्रारंभ किया और इसका होम रूल का स्वशासन की बात कर रहा था, ठीक है। और 1916 में ही कांग्रेस का अधिवेशन भी होता है। आपको 1907 में बताया था ना कि 1907 में राज बिहारी घोष अध्यक्षता थे और कांग्रेस में फूट पड़ गई थी नरम दल और गरम दल को लेके। और ये चीज आपको पहले बताया था कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल का अलग अलग मानना था। नरम दल क्या कह रहे थे कि जहां पे विभाजन किया है सिर्फ वहीं पे क्या होना चाहिए, जो जितना भी जो भी है मतलब प्रोटेस्ट होना चाहिए। और नरम दल का क्या मानना था कि पूरे इंडिया में विरोध होना चाहिए। और गरम दल क्या कह रहे थे कि सिर्फ बंगाल में ही विरोध हो, ठीक है। तो इसी को लेकर के वहां पे फूट पड़ गया। 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने। 1907 में जो है राज बिहारी घोष द्वारा अध्यक्षता किया गया और दोनों अलग अलग हो गए, नरम दल और गरम दल में। तो 1916 में जब ये जेल से छूट करके आए और स्वदेशी मतलब होम रूल लीग प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो 1916 में फिर से कांग्रेस का मिलन होता है। और कांग्रेस का मिलन होता है तो देखिए इस मिलन में क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए, ये लखनऊ समझौता होता है। किसके किसके बीच? लखनऊ का समझौता होता है मुस्लिम लीग के बीच, क्योंकि मुस्लिम लीग का भी स्थापना 1906 में हो चुका है, पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग का भी स्थापना हो चुका है, नरम दल और गरम दल भी टूट चुका है। बाल गंगाधर तिलक कहां से आ गए हैं? जेल से आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो है ये लोग अपना सोच रहा है कि अंग्रेज का जो चल रहा है और वर्ल्ड वार भी चल रहा है यहाँ पे, तो ये लोग मिल करके लखनऊ में जो है अंबिका चरण मजूमदार द्वारा जो है अध्यक्षता किया जाता है और यहाँ पे
पुनर्मिलन होता है, लखनऊ समझौता होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। लखनऊ समझौता आप लोग ये देख लीजिए, लखनऊ समझौता होता है किसके किसके बीच, नरम दल और गरम दल के बीच, और किसके बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ठीक है। और इसका अध्यक्षता कौन था, अंबिका चरण मजूमदार। बहुत बार पूछता है, सिर्फ थोड़ा सा देखिए, आप सिर्फ हम पृष्ठभूमि बता रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे कि यहाँ पे क्या हुआ था, क्या क्या घोषणा हुआ था, ये बात की बात है, जब बताएंगे वीडियो लंबा खींचा जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आइए, अब देखिए जब 1916 में पुनर्मिलन हुआ, और आपको बोले थे कि 1916 से जो है होम रूल लीग का बात चल रहा था, तो 1917 में मांटेग्यू घोषणा होता है, ठीक है। मांटेग्यू घोषणा 1917 में होता है, और जो बोला कि आप लोग का जो होम स्वशासन की मांग कर रहे हैं, तो आपको जो है स्वशासन दिया जाएगा, किस चरण बाय चरण, मतलब क्रमबद्ध दिया जाएगा। तो आप फिर इसी क्रम में देखिएगा कि 1919 में जो है आप देखिएगा मांटेग्यू घोषित, ये मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी आता है 1919 में, जब आप जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उससे पहले ही आ जाता है, ठीक है। तो आप ये सारा चीज देखिएगा। तो देखिए मांटेग्यू घोषणा 1917 में आया, जब 1917 में मांटेग्यू घोषणा आया तो ये क्या हो गए, कौन, लेनी बेसेंट, वो उसको भी जेल हुआ था, तो वो हो गया, ठीक है कि अगर क्रम के अनुसार अगर देना चाह रहा है, तो वो अपना क्या कर दिए, वो ठंडा हो गया, अपना आंदोलन को वापस ले ली, और वो इंग्लैंड मतलब जो भी अंग्रेज सरकार थे उस पर विश्वास कर रहे थे। मगर बाल गंगाधर तिलक जो है, ये हुआ क्या था, देखिए आपको क्या बोले थे कि वर्ल्ड वार चल रहा था। वर्ल्ड वार कब से, 1914 28 जुलाई से शुरू हुआ था, अब 1917 तक हम लोग पहुंच गए हैं। 1917 में, ये दिसंबर की बात है, 1917 में अब वर्ल्ड वार खत्म होने को था, ठीक है। 1918 में वर्ल्ड वार खत्म होता है। 1917 में जो है ये आपका सर सिडनी रोलेट के अध्यक्षता में एक कमेटी की क्या की गई, गठन किया गया, एक कमेटी बनाया गया, और उस कमेटी का गठन, उस कमेटी इस वजह से बनाया गया था कि अब जो है जो भी क्रांतिकारी संगठन जो 1915 में बनाए थे, भारत सुरक्षा अधिनियम, अब वर्ल्ड वार तो खत्म हो रहा है, उसका कोई विरोध भी नहीं किया था, तो अब वो तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा वो एक्ट। तो अब हमको कुछ नया लाना चाहिए जिससे क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या करा जाए, रोका जाए। तो उसके लिए जो है एक कमेटी बनाया गया, और उस कमेटी का नाम, जो अध्यक्षता कर रहा था सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में वो कमेटी गठित किया गया। और ये कब की बात है, ये दिसंबर नवंबर की बात है, 1917 में ये गठन किया गया, और 1918 में जो है ये अपना सिफारिश देता है 4 महीना बाद। तो चलिए हम लोग आते हैं वहीं पे कि ये हुआ क्या था। तो अभी आपको बता दिए, देखिए ये जो है रोलेट एक्ट क्या था, तो इसे सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी के गठन किया गया था। ये कमेटी का गठन आपको बता ही दिए हैं, 17 में किया गया था। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देख रहे हैं 17 में ये क्या है, ठीक है। हाँ 1917 में जो है ये आपका कर दिया गया क्या कि ये आपका जो भारत सुरक्षा अधिनियम है उसका जांच के लिए कि अब इसके विकल्प में कौन सा कानून लाया जाए, जिस कानून के वजह, जो कानून इन क्रांतिकारियों को या फिर जो भी आपका जो क्रिमिनल लॉ है उस लॉ में कौन सा सुधार किया जाए, इसके लिए कानून बनाने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया, जिसका अध्यक्षता सर सिडनी रोलेट के हाथ में दे दिया गया। तो अब फिर कांग्रेस का क्या होता है, इसी बीच में कांग्रेस का जो है, जब ये कानून बनाने के लिए जब ये कमेटी बना दिया गया, तो इसी का विरोध के लिए 1918 में कांग्रेस अधिवेशन होता है दिल्ली में, और वो मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में होता है। तो वहीं पे जो है रोलेट एक्ट का जो बोला कि और ये जो रोलेट एक्ट है, जो ये कौन सा, ये रोलेट एक्ट इस वजह से नाम पड़ा है कि जो सर सिडनी रोलेट के अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन किया गया था, और ये इस एक्ट का नाम एक्चुअली में था इसका एनार्कियल रेवोल्यूशन। देखिए इसका नाम क्या था, इस एक्ट का नाम था एनार्कियल रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटी एक्ट। ये एक्ट का नाम था, पूरा याद रखिएगा, इस एक्ट को नाम रखिएगा एनार्कियल रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटी एक्ट। और ये क्या था, जो क्रांतिकारी गतिविधियों को जो करने के लिए जो भी लोग करेंगे अगर इस टाइप का, क्योंकि अब भारत सुरक्षा अधिनियम तो बंद होने जा रहा है, तो अब जो एक्ट उसको तो कुछ उसका विकल्प चाहिए, और 1917 में ही जो है कमेटी गठित कर दिया गया था, किसके नाम पे, सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। तो इसी वजह से जिसके नाम पे अध्यक्षता मतलब कमेटी का गठन किया गया था, उसी का नाम से इस एक्ट को, कानून को जानते हैं, जिसको क्या कहते हैं, रोलेट एक्ट। अब इस रोलेट एक्ट में क्या था, इस रोलेट एक्ट के बारे में जानिए। इस रोलेट एक्ट का मतलब यह था कि कोई भी अगर राजद्रोहात्मक काम करता है, राजद्रोहात्मक क्या होता है, देखिए राजद्रोह कि अगर बिना शक के, बिना शोभा के अंग्रेज चाहे तो उसको क्या करे, हिरासत में ले लेगा, ठीक है, क्या करेगा, हिरासत में ले लेगा,
उसको लगना चाहिए, यानी शक के आधार पर वो वकील नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? वकील नहीं कर सकता है, सबसे पहली बात है, वकील नहीं कर सकता है वो, ठीक है। और उसको अदालत में भी नहीं लेके जा सकता है, अदालत में भी लेके नहीं जा सकता है, ठीक है। यानी ये क्या करेगा? सबसे पहली बात है कि राजद्रोहात्मक शक के हिसाब से ले लेगा, मतलब गिरफ्तार कर दिया जा सकता है। वकील नहीं कर सकता है, अदालत भी नहीं लेके जा सकता है, और गुप्त अदालत में उसका सुनवाई किया जाएगा और 2 साल के लिए उसको सजा दे दिया जाएगा। इसी वजह से इस कानून को क्या कहा जाता है? गांधी जी बड़े अच्छे बोले थे, बिना वकील, बिना दलील, और देखिए बोले थे ना गांधी जी, बिना अपील के, बिना अपील के, बिना अपील, बिना वकील, बिना वकील और बिना दलील का, बिना दलील का कानून है ये। इसको कौन बोला था? इसको बोला था गांधी जी ने, याद रखिएगा। बिना वकील, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किसने बोला? गांधी जी बोला। और इसी वजह से बोले थे क्योंकि उसको शक के आधार पर, और ये घटना कब, एनार्कियल रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटी एक्ट कब आया था? 1918 में पारित कर दिया गया था केंद्रीय विधान परिषद में। जैसे ही ये बिल पारित कर दिया गया था तभी जो है केंद्रीय विधायिका से इस्तीफा भी दे दिए थे मौलाना मजरूल हक, मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय। ये 3 आदमी, याद रखेगा। बहुत बार पूछता है कि ये रोलेट एक्ट जब केंद्रीय विधान परिषद में जब पारित किया गया था, 1918 की बात है, तो उस टाइम जो है केंद्रीय विधायिका से कौन कौन जो है इस्तीफा दे दिए थे? तो कौन कौन हो जाएंगे? मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मजरूल हक और मदन मोहन मालवीय। तो कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, कब होता है? दिल्ली अधिवेशन 1918 में। और वहीं पे जो है इस अधिवेशन में एक बात रखा जाता है। कौन सा बात रखा जाता है? कि जो रोलेट एक्ट है इसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे, एक सत्याग्रह करेंगे। चलिए समझ गए बात? चलिए उसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो कांग्रेस के बारे में आपको, कांग्रेस के बारे में क्या बताया? 2 चीज बता दिए कि कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, वो मेन अधिवेशन था जिसका अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय था। और एक विशेष अधिवेशन हुआ था जो सैयद अहमद इमाम किए थे, वो मुंबई में हुआ था, वो विशेष अधिवेशन हुआ था। और उस अधिवेशन में भी कांग्रेस 2 बार, एक बार 1907 में फूट पड़ा था, एक बार 1918 में विशेष अधिवेशन में जो सैयद हसन इमाम जो है इसका अध्यक्षता कर रहे थे, तब हुआ था। और वो क्यों हुआ था? देखिए आपको पहले भी बोले थे हम कि 1918 में जो है विशेष अधिवेशन जो मुंबई में हो रहा था, इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि मांटेगू घोषणा जो 1917 में हुआ था, तो कुछ लोग उसमें मान गए थे। जो अंग्रेज बोला था कि नहीं, आपको जो है कर्म के हिसाब से हम क्या करेंगे? स्वशासन देंगे, धीरे धीरे हम जो है नया अधिनियम लाते जाएंगे और आपको हम स्वशासन देते। तो कुछ नरम दल के जो नेता थे वो मान गए थे, मगर कुछ गरम दल के नेता नहीं माने थे। तो इसी वजह से यहाँ पे फिर से फूट हो गया 1918 में। तो कांग्रेस का 2 बार विभाजन आप देख रहे हैं, एक बार 1907 में और एक बार 1918 में। कहेगा कि 1918 में कौन सा अधिवेशन में विभाजन हुआ था? तो क्या कहिएगा? विशेष अधिवेशन। कहां पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? तो सर क्या कहिएगा? सैयद हसन इमाम ने किया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात आप समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे उसके बाद क्या होता है, ये तो आप कांग्रेस में फूट पड़ गया। रोलेट एक्ट के बारे में बोले कि 1918 में जो है पेश हो गया। 1919 में अब ये क्या करेगा? ये आएगा। और 1919 में कब आता है? फरवरी में ये जो है बात रख दी। और 18 मार्च को ये पारित हो जाता है बिल। और 21 मार्च से जो है ये आपका रोलेट एक्ट लागू हो जाता है। देखिए रोलेट एक्ट उस टाइम का जो पेपर है उस टाइम का दिया हुआ है, 1919 की बात है। देखिए ब्लैक एक्ट के रूप में जाना जाता है। अध्यक्ष सिडनी रोलेट में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित हो गया है। भारत के रक्षा अधिनियम 1915 का अनिश्चितकालीन विस्तार कर दिया गया है। उद्देश्य क्या था? युद्ध काल के दौरान नियोजित दमनकारी प्रावधानों को अस्थायी रूप देना। ऐसा बात नहीं था सिर्फ। देखिए जब आप खुद सोचिए, नियति देखिए, जब वो बिना कुछ कानून के किसी को उठा करके फांसी दे सकता है, जब ये ऐसा बात, तो वो जब ना वकील कर सकता है ना गुप्त अदालत में लेके जाएगा, तो बताइए ऐसी स्थिति में कौन विश्वास करेगा ऐसे कानून पे? है कि नहीं है? तो इस स्थिति में बताइए, काला अधिनियम महात्मा गांधी ने का, देखिए इसी को किया था, काला कानून कहा था। काला कानून महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, काला कानून कहा था आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये जो है काला, ये बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का तो कहा था, ये महात्मा गांधी ने कहा था। बिना वारंट के किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करना ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम था। प्रेस और क्रांतिकारी गतिविधियों का संख्य नियंत्रण था। तो ऐसी स्थिति में तो विद्रोह होना स्वाभाविक है, होना ही चाहिए था, और नहीं होने का कोई तो बात ही नहीं है। देखिए कहां से जलियांवाला बाग का तार जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा सिर्फ इसी को समझिए। उसके बाद आइए, रोलेट एक्ट के खिलाफ हिंदुस्तान क्यों भड़का। तो अब देखिए रोलेट एक्ट तो आ गया कब? 18 मार्च 1919 की बात है। जब 18 मार्च 1919 की बात है, यहाँ पे गांधी जी जो है दिल्ली अधिवेशन में कांग्रेस में प्रस्ताव भी कर दिया था कि उसका क्या करना है? विरोध करना है। ये दोनों बात हो गया है। अब देखिए भर रखने का सबसे पहली बात आपको हम क्या बोले थे कि बिना वकील का,
किसका होगा? बिना वकील का होगा, बिना वकील का होगा, बिना वकील के होगा, बिना वकील का, बिना वकील का, बिना दलील का, बिना दलील होगा, दलील नहीं होगा, ठीक है, और बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के, बिना अपील के, बिना अपील के, बिना अपील के। अब ऐसा अगर कोई भी कानून बनेगा तो कोई भी आदमी इसमें संदिग्ध हो सकता है। क्रांतिकारी विचारधारा एकदम पूरा चरम पे था, उसको बैठा दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक जो है होम रूल लिखो, क्योंकि इनहिबिशन भी अलग हो चुकी थी ये सारा, और नेहरू जो ये गांधी ये जिन्ना जो थे वो भी बोले थे कि ये काला कानून है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप किसी को बिना शक पे नहीं उठा सकते हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए अब आगे क्या होता है, उसके बाद देखिए आगे में क्या होता है, ये देखिए आप, गांधी जी जो है सत्याग्रह का मार्ग अपनाना शुरू कर दिए। उसके बाद रोलेट सत्याग्रह प्रारंभ होता है। अब देखिए रोलेट सत्याग्रह का प्रारंभ होता है, तो ये मार्च में तो ये बात हो गया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी साबरमती से क्या करते हैं, घोषणा करते हैं कि क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए। किसका? रोलेट सत्याग्रह का, ठीक है, बहिष्कार आंदोलन, यानी बहिष्कार एक तरह से कह सकते हैं उसको। कब की बात है ये? 6 अप्रैल, एकदम आराम से समझिएगा, कब की बात है? 6 अप्रैल की बात है, 6 अप्रैल 1919 की बात है। और देखिए ये हुआ क्या, आपको बता दें, जब ये कानून घोषणा किया गया तो संपूर्ण भारत में एक अलग जो है आदमी पे एक लहर दौड़ा। जैसे आपको बताते हैं, सिंध प्रांत में, पंजाब में, बिहार में, मध्य प्रांत में, दिल्ली में, मद्रास में इस कानून को बहुत ज्यादा विरोध था, मगर ज्यादातर ये कानून का विरोध कहां पे? पंजाब साइड में ज्यादा किया गया, ठीक है, पंजाब साइड में ज्यादा था। तो गांधी जी को जो है 4 अप्रैल को ही है क्या हुआ, 4 अप्रैल को क्या बोला कि आप पंजाब का दौरा नहीं कर सकते हैं। जब पंजाब का दौरा नहीं कर सकते हैं तो गांधी जी उधर जा नहीं सकते थे, तो साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल 1919 को घोषणा करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार आंदोलन शुरू कर दिया कि हम लोग जो है स्वदेशी का इसका बहिष्कार करेंगे, एकदम संपूर्णतः बहिष्कार करना है। तो 6 अप्रैल को ये हो गया। 7 अप्रैल को यहाँ पे एक साप्ताहिक पत्रिका चला, ठीक है। फिर 9 अप्रैल को क्या कर दिया जाता है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को गिरफ्तार करके 9 अप्रैल को देखिए, आपको दिखाते हैं इसको गिरफ्तार करके, ये देखिए, ठीक है, पनवेल जेल में इसको रखा जाता है। गांधी जी को गिरफ्तार करके 9 अप्रैल का घटना है ये, एकदम आराम से समझते चलिएगा। ये कब का घटना है? 9 अप्रैल का घटना है, 9 अप्रैल का घटना है ये, 9 अप्रैल का घटना है। इसको जो है ये 1919 का घटना है, उसको 1919 का घटना है। इसका जो है इसको जेल में डाल दिया जाता है। जब 9 अप्रैल को इसको यहाँ पे डाल दिया जाता है, फिर 10 अप्रैल को क्या होता है, 10 अप्रैल के दिन आपको बता देते हैं, 10 अप्रैल के दिन जो है सरफुद्दीन किचलू, किसको? 10 अप्रैल के दिन सरफुद्दीन किचलू को, सरफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर कौन? सत्यपाल को, इन लोग को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन लोग को भी क्या करता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके कहां भेजता है, इन लोग को धर्मशाला भेज देता है। कहां पे? धर्मशाला। समझिए अंग्रेज का नीति क्या करता है, धर्मशाला इन लोग को क्या करता है, गिरफ्तार करके भेज दिया जाता है। सरफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को कब? 10 तारीख को, और गांधी जी को कब? 9 तारीख को। और कहां पे भेजता है? पलवल। देखिए ये सब छोटी छोटी बात पूछ लेता है एग्जाम में, जिससे बच्चा समझ नहीं पाता है। इसी वजह से सब चीज को जो भी बोल रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, सबको एग्जाम में पूछा गया है। तो इन लोग को कहां पे, धर्मशाला कहां पड़ता है, तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए धर्मशाला कहाँ है। बहुत फेमस है, घूमने के लिए भी लोग जाते हैं। कौन सा हिमालय में पड़ता है ये भी बता सकते हैं, किस घाटी का भाग है धर्मशाला, ठीक है। चलिए, तो ये धर्मशाला में इन लोग को जो है भेज दिया जाता है दोनों को। तो 11 तारीख को क्या होता है, 11 तारीख को आप समझिए, 11 तारीख को क्या करते हैं, 11 अप्रैल को जो है पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। देखिए यहाँ पे फोटो में होगा शायद, आपको हम दिखाते हैं। 11 तारीख को जो है देखिए मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। कहाँ पे? पंजाब में 11 तारीख को मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। और मार्शल लॉ लगा करके ये कहा जाता है कि आप लोग जो है ऑफिशियली अनाउंस करता है, होता है ना कि कुछ चीज अगर हम लॉ कानून लगा देते हैं तो पूरा ढोल है ना, पूरा अनाउंस करवाया जाता है, किसी भी सूचना दिया जाता है, जिस भी माध्यम से हो, उस टाइम जो चीज अवेलेबल था उसी माध्यम से सूचना देना चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं, 11 तारीख को मार्शल लॉ लगा दिया और ऑफिशियली आगे में सूचना टांग दिया गया। लोग वहां पे अभी ना इतना कम्युनिकेशन है, उस टाइम कम्युनिकेशन था क्या, लोग को पता कैसे चलेगा, लोग को कुछ पता होता था नहीं। तो 12 तारीख को जो है आपको बता देते हैं, 12 तारीख का घटना है। एक आदमी थे हंसराज, ठीक है, देखिए ये आदमी थे हंसराज। हंसराज जो है एक सभा करते हैं, सभा करके संबोधन करते हैं कि हम लोग जो है 13 तारीख को कहाँ पे, जलियांवाला बाग में, जो जल्ली नामक आदमी का एक बाग था, बाग तो नहीं है अभी, खुड़ा थोड़ा सा ऐसे ही वो था, ग्राउंड किया हुआ था, ठीक है, वहां पे हम लोग सबको बैठेंगे, जिसका अध्यक्ष कौन, कन्हैया लाल करेंगे। और ये 12 तारीख का घटना है। कौन बोलते हैं? हंसराज,
ठीक है, ये बात समझते चलिएगा। ये 12 तारीख का बात है, ये 12 तारीख की बात है कि 12 तारीख को यहाँ पे हम लोग बैठेंगे। जिसका कौन करेगा, हंसराज करेगा, सॉरी कन्हैयालाल करेगा। मगर कन्हैयालाल बाद में क्या करते हैं, अध्यक्षता के नाम वापस ले लेते हैं और अंत में वही हंसराज ही वहां पे, जब वहां पे जलियांवाला बाग में जब गोली चलने लगा था, तो तब उस टाइम शाम के 5 बजे का बात है, 3:30-4 बजे का बात है। उस टाइम जो है यही भाषण दे रहे थे, कौन, हंसराज भाषण दे रहे थे। तो ये उस टाइम का घटना है। अब समझिए आप बात को, अब बात को समझिए। जब ये सारा चीज पूरा एक पृष्ठभूमि आपको हम क्रांतिकारी 1905 से लेके यहां तक पहुंचाए हैं कि आखिर में हुआ क्या था। वर्ल्ड वार शुरू हुआ, वर्ल्ड वार में यहाँ पे स्वदेशी होम रूल लीग आया। होम रूल लीग को कैसे आदमी जो है अंग्रेज बरगला दिया कि हाँ हम आपको क्रमवार से क्या करेंगे, स्वदेशी मतलब शासन में हिस्सा देंगे। वहां पे भी फेल हो गया। फिर रॉलेट एक्ट लेके आया गया कि लोग को किस तरह से उठा दिया जाए, क्योंकि वर्ल्ड वार खत्म हो गया। अब इसको कैसे लोग को, जो भी क्रांतिकारी गतिविधि है या जो भी लोग राष्ट्रवादी आंदोलन कर रहे हैं, तो उसको कैसे खत्म कर दिया जाए, उस पर इतना बड़ा कानून लाया गया कि 2 साल तक उसको हिरासत में रखा जाएगा। इन सब को लेकर के एक बहुत बड़ा क्या बन गया, बहुत लोग में एक बहुत बड़ा विरोध हो गया, बहुत आक्रोश हो गया। और यही सब का परिणाम आपको आगे में चल करके दिखता है कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आपको दिखता है। तो चलिए अभी आगे अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हो गया, तो गांधी जी इससे बहुत क्षुब्ध हुए। और बहुत सारे नेता जो है यहाँ पे, बहुत सारा उपाधि भी आपको मालूम होना चाहिए टैगोर जी द्वारा। टैगोर जी जो है, रविंद्रनाथ टैगोर, आप नाम सुने होइएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है, ये किसका सर का उपाधि वापस कर दिया था, किसका सर का उपाधि, सर की उपाधि वापस कर दिए थे। ठीक है, सर की उपाधि वापस कर दिए थे। ठीक है, और इसको उपाधि दिया गया था कब, 1916 में, ये याद रखिएगा, सर की उपाधि। शंकर नारायण शंकरन, नाम सुने होइएगा इसका, शंकरन नायर, ये जो है वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से क्या कर दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे। ये भी इस्तीफा दे दिया था, याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है। ठीक है, ये सरोजनी नायडू जो है, सरोजनी नायडू भी जो है, ये क्या की थी, ये जो है कैसर हिंद की उपाधि से वापस कर दिया था, कैसर हिंद। ये कहिएगा कि कब, ये तो 1908 को दिया गया था। कब, 1908 में, जो हैदराबाद में है ना, वहाँ पे एक बहुत विशेष काम किए थे, उसी को लेके सरोजिनी नायडू को कैसर हिंद की उपाधि दिया गया था। ये भी वापस कर दिया था, शंकर नारायण ने इस्तीफा दे दिया था। कौन, कार्यकारी वायसराय के कार्यकारी परिषद से रविंद्रनाथ टैगोर जो है, कौन, सर, ये सर की उपाधि वापस कर दिया था। इस सब बार बहुत बार पूछता है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, अब आइए किसने, अब 1919 का जो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 का घटना हुआ, वहां पे बहुत लोग को मारा गया, बहुत बड़ तरीके से वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया। मतलब आपको बता देते हैं, शाम तक वहां पे बहुत बुरा स्थिति से लोग के साथ, और यहाँ तक के जितने भी लोग मारे गए थे, उसके लिए जो एक आदमी थे वहां पे खाना उना खिलाने का काम करते थे, उसको काला पानी का सजा दे दिया गया। अंग्रेज इतना बुरी तरीके से बेरहमी से लोग के साथ अत्याचारी किया। इस घटना को देख करके ये हमारे सरदार उधम सिंह, जिसके बारे में आज भी हम बात कर रहे हैं, इसको एक आक्रोश हुआ कि नहीं, ये उसका बदला हम लेके ही रहेंगे। और इसका बदला जो है इसने कब लेता है, 13 मार्च 1940 को, कहाँ पे, कैक्सटन या इंग्लैंड में जाकर के उसी हॉल में जाके सबके सामने गोली मारता है। और अंततः 31 जुलाई 1940 को उसको फांसी दे दिया जाता है। तो वो कब गए थे इंग्लैंड, उसके बारे में बता दिए थे। वो इंग्लैंड गए थे, कौन, उधम सिंह, 1933 को वहां पे गए थे। वहां पे जाके रहते थे, एक क्या थे, प्रवासी मजदूर थे। और इसके बारे में आपको बता ही दिए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो है सर की उपाधि वापस कर दिया था। सरोजिनी नायडू जो है कैसर हिंद की उपाधि 1908 में उसको दिया गया था। शंकरन नायर जो है ये 1900 कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिए थे। आप सुनिए, ये सारा बात तो हो गया। ये सारा बात होने के बाद जो है कांग्रेस द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जिसको तहकीकात कमेटी कहते हैं। कौन कमेटी कहते हैं, तहकीकात। और अंग्रेज द्वारा, पहले देखिए, वो तब भी कुछ नहीं कर रहा है, अंग्रेज को तब भी लग रहा है कि जनरल डायर, अभी आपको बताया था ना, एक ओ डायर थे, एक आर डायर थे, जिनको रीजनल डायर बोलते हैं। वो के रीजनल डायर कौन थे, तो उसको आपको बोल रहे थे कर्नल थे, वो सेना का जनरल था। वही जो है पुलिस लेके गए थे जलियांवाला हत्याकांड में। तो उसने ओ डायर जो है आपका, जो माइकल फ्रांसिस ओ डायर था, उसका जो कार्ड था, उसके कार्ड को सही ठहराया और उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, कहां पे, ब्रिटेन में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उसको सम्मानित किया गया। 13,000 रुपया का उसको पुरस्कार दिया गया और उसको
तलवार दिया गया एक, और वहां पे वो जो भी बोला कि आपने जो है ये काम सही किया था मगर ज्यादा बलपूर्वक किए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और माइकल फ्रांसिस ओडायर इसके कार्य का प्रशंसा किया। किसका? रेजिनाल्ड डायर का, जो 1927 में जिसका मृत्यु हो जाता है इंग्लैंड में जाके। इसके साथ कुछ नहीं, सिर्फ इसको बोला कि आप इस्तीफा दे दीजिए, बाकी बचा कुछ नहीं। तो जो तहकीकात कमेटी भारत ये कांग्रेस ने बैठाई, उसके बाद जो है अंग्रेज ने एक कमेटी बैठाया जिसका नाम क्या? हंटर कमेटी था। ठीक है, हंटर की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी थे, 3 भारतीय थे और 5 कहाँ के थे? अंग्रेज थे। तो जो 3 भारतीय थे उसमें से आपका 3 भारतीय थे, उसका नाम आपको बता देते हैं, यहाँ पे होगा शायद, देख लेते हैं। ये तो हाँ यहाँ पे नहीं है। देखिए ये तहकीकात समिति, ये 3 थे ना, ये देखिए ये जो है ये हंटर कमेटी था ना, ये हंटर कमेटी देखिए ये अक्टूबर 1920 को उठा और 7 जून 1919 को जो है हम लोग तहकीकात कमेटी का गठन करते हैं। तो ये अक्टूबर 1919 को जो ये कमेटी था, इस कमेटी में 3 सदस्य था, भारतीय था। ठीक है, एक होता चमनलाल सीतलवाड़ था। ठीक है, सीतलवाड़ थे, एगो चमनलाल सीतलवाड़ थे। ठीक है, एगो जगत नारायण और एगो थे साहबजादा थे एगो। ठीक है, साहबजादा मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद था। ठीक है, साहबजादा सुल्तान मोहम्मद था। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, साहबजादा सुल्तान मोहम्मद था एगो। ये 3 आदमी का याद नाम रखिएगा। एगो कौन थे? चमनलाल सीतलवाड़ था, एगो जगत नारायण थे, एगो साहबजादा चमनलाल थे। ये कौन? हंटर कमेटी के अध्यक्ष थे, हंटर कमेटी के सदस्य थे, 8 सदस्य में से। और इसने कुछ नहीं कहा, इसने सरकारी रिपोर्ट दिया जिसमें क्या बोला? 379 आदमी का मृत्यु हुआ है और कितना आदमी जो है इसमें घायल हुए हैं? लगभग 1200 के आदमी के करीब बोला कि घायल हुआ है। और ये जांच अक्टूबर 1919 में शुरू किया और मार्च में जो है, जो उस टाइम भारत सचिव थे, उसके द्वारा इसको घोषणा किया गया कि 1200 आदमी जख्म हुए और 379 आदमी मरे, जबकि ऐसा नहीं था। हकीकत में बहुत ज्यादा आदमी, 10,000 से ज्यादा आदमी मरे थे। जब हमारा तहकीकात कमेटी, इस कमेटी का गठन देख लीजिए आप, 7 जून को होता है और ये लोग हम लोग के बाद कितना अक्टूबर को करता है, 1919 को ये लोग भी अपना जो है ये रिपोर्ट मार्च 1920 में देता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। और 1918 में कांग्रेस की अध्यक्षता भी दिल्ली में जो हुआ था, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में ही हुआ था। इस बहुत सारे सदस्य थे, टोटल इसमें 9 सदस्य था। ठीक है, 9 सदस्य था और एक जो है जिसमें मोतीलाल नेहरू भी थे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और फिर बाद जाके ये सारा चीज हुआ। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि अंग्रेज की नीति स्पष्ट हो गया था कि वो भारतीय लोग अगर कोई भी काम करते हैं तो उसको हम किसी भी तरह से उसको क्या करें? बदनाम करें, बदनाम करके उसको जेल में डाल दें और अपना जो है, जो भी अपना काला चिट्ठा है, जो भी अपना काला कानून है, उसको लोग पर थोपे और लोग पर अत्याचार करें, जिसका परिणाम आपको देखने को मिलता है। और लोग इस जो मूवमेंट, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंततः इतना जो आपको देखने को मिलता है, असहयोग आंदोलन होता है, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है, बहुत सारा आंदोलन है। उसके बाद ही एक चरम सीमा, उसके बाद गांधी युग शुरू होता है, 1919 से गांधी युग शुरू होता है। आप लोग अच्छा से जानते होइएगा, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के बाद उसका इसी से जो है पदार्पण करते हैं और इसी के पीछे जो है पूरा भारत एक अपना मूवमेंट खड़ा करते हैं। और बहुत बड़ा जो 1 वर्ष का जो है स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, कब? आपका 1920 में जो सब ये असहयोग आंदोलन होता है, जो 1 अगस्त से शुरू होता है। तो यही चीज इसी का, और यही सब वजह से असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। तो ये सारा आज का पृष्ठभूमि आपको हम बताने का प्रयास किए। कहीं पे अगर कुछ गलती हो तो देख लीजिएगा आप लोग, ऐसे तो गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा। और जो भी है फिर आगे अभी बाल गंगाधर तिलक पे एक वीडियो बनाने वाले हैं। बाल गंगाधर तिलक का जो है आज ही के दिन 1 अगस्त 1920 को जो है जैसे ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है और उसी दिन जो है उसकी मृत्यु हो जाती है बाल गंगाधर तिलक का, तो उसी पे एक वीडियो बनाएंगे। और हमारे मोदी जी को भी अभी एक अवार्ड मिला है, तिलक फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है तिलक, तो उसी पे एक वीडियो बनाना चाह रहे हैं। तो आइए आप लोग देखिए, बने रहिए। जो भी चीज हमसे जहां तक प्रयास होगा हम आप लोग को देने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई बात हो तो कमेंट में जरूर लिख के बताइए। ठीक है, उसमें आपको रिप्लाई दिया जाएगा। कुछ भी हो, जो भी गलत सही, अगर कुछ गलत सही चीज हो उसको भी देख करके जब पढ़ रहे हैं तो उसको देखने का कोशिश कीजिएगा कि सर क्या बता रहे हैं। अगर कुछ गलती हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।